नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षराज सिंह जब्बल आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं जुगनू की रंगशाला के इस नए एपिसोड में। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने स्क्रैप का टुकड़ा क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने वाले हैं जो स्क्रैप को छू करके भी एक कलाकृति बना सकते हैं, जिन्होंने मेक इन इंडिया लोगो का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है और जिन्होंने नेशनल स्टेडियम के 250 मीटर लंबे स्टेज का सेट डिज़ाइन किया है। आज हम बात करने वाले हैं कलाकृतियों के बादशाह श्री अशोक देवांगन सर से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद आपका भी। सर, बिना किसी समय को व्यतीत किए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, आपने मेक इन इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी स्टैचू बनाई है और ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई हैं और साथ ही साथ आप थिएटर में भी सेट डिज़ाइन करते हैं। तो सर, ये जो आपकी जर्नी थी, इतना बड़ा लोगो बनाना, फिर नेशनल स्टेडियम में अपना सेट डिज़ाइनिंग करना, थिएटर में सेट डिज़ाइनिंग करना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ये कह दीजिए कि ये पूरा माहौल मुझे घर पर बचपन से मिला। बड़े भैया मेरे जो हैं उस देवांगन जी जी, वो गॉड गिफ्टेड कलाकार हैं। कह लीजिए वो बचपन से जब पैदा हुए थोड़े चलने फिरने लगे तब से वो ड्राइंग बनाने लगे थे। अच्छा। हाँ, स्कूल जब गए तो वो हीरो हीरोइन के चित्र बनाते थे। जी। तो जब मैं थोड़ा सा होश संभालने लगा तब से वो चीज़ें देखता था मैं। बिल्कुल। वो उनका मूर्तियाँ बनाना, चित्र बनाना, तो उनके कामों में मदद करता था थोड़ा बहुत, जैसा भी हो। तो वो माहौल मुझे बचपन से मिला। हाँ, लेकिन कलाकारी करता हूँ ये थोड़ा बहुत तो आता था मुझे भी। चित्र बनाना से थोड़ी बहुत मिट्टी से कुछ कलाकृतियाँ बना लेना, ऐसा था। तो लेकिन कलाकार ही बनना है ये मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ऐसे भैया के साथ ही लगातार कुछ वर्कशॉप होते थे, उसमें चला जाता था। तो वो लोग हर गर्मी छुट्टियों में भिलाई प्लांट की तरफ से मेरी पैदाइशी जो है दल्ली राजरा में हुई। बिल्कुल। दल्ली राजरा कहा जाए जहाँ से भिलाई प्लांट के लिए कच्चा लोहा आता है। जी। हाँ, तो वो भिलाई प्लांट के एरिया में आता है वो। तो वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार होते थे। तो कहा जाए पहले जो है टीवी और मोबाइल तो ज़्यादा थे। मोबाइल तो था ही नहीं। मोबाइल था ही नहीं। टीवी जो है किसी घर में होते थे, तो संडे को हम लोग देखने जाते थे। तो बाकी दिन क्या करें, तो वहाँ पे उस समय जो है स्टील प्लांट होने की वजह से ना भिलाई स्टील प्लांट जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम काफ़ी करवाते थे। हाँ, बिल्कुल। लोक कला महोत्सव होता था। जी। तो वो चीज़ें हम लोग बचपन से देखते थे। लोक कला महोत्सव हो गया, बड़े मज़े से लेके देखते थे। फिर वो मड़ई मेले का आयोजन, जो राजरा था, दल्ली राजरा, वो शहर और ग्रामीण एरिया दोनों का माहौल था। दोनों का आधार था। हाँ, तो मड़ई मेले का आयोजन होता था, तो उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। हाँ। तो लगातार ना ये सब चीज़ें बचपन से देखने को मिला। तो कला का जो है कहा जाए बचपन से ही ना इन सब चीज़ों को देख के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो जब मंच पर कलाकार लोग जब प्रस्तुति देते थे तो लोग तालियां बजाते थे। हाँ। तो लगता था यार ये तो जोरदार काम है, मुझे भी मंच पे जाके करना चाहिए। जी। हाँ, लेकिन मैं ना घर में छोटा होने की वजह से पिताजी और बड़े भैया से काफ़ी डरता था। तो ये सब एक्टिविटी में भाग ही नहीं ले पाता था, कल्चरल एक्टिविटी। हाँ। जाएंगे तो डांटेंगे, ये सब चीज़ें। तो अब जो है वो मूर्ति कला है, चित्रकला है, वो भैया के साथ करते रहो। तो उसी में था, उसी में साथ में करते रहे। हाँ, लेकिन वो जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते थे उसको देखकर जो मन में रहता था ना कि ये कभी ना कभी करने को जब मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। हाँ। ये सब चीज़ें दिमाग में रहता था। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाई किए, स्कूल हो गया, वहीं ग्रेजुएशन भी पूरे हो गए। फिर हुआ ये कि बड़े भैया को यहाँ संस्कृति मंत्रालय की तरफ से रायपुर में नया उस समय पुरखौती मुक्तांगन पार्क बना था। जी। तो वहाँ पर बोले कि
भैया ने शायद अपना काम कुछ दिखाया रहा होगा, वहाँ पर पार्क बन रहा है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बोले ठीक है आप आ जाइए अपनी टीम को लेके। तो उस समय भैया बिलासपुर प्लांट में सर्विस करते थे, उनको छुट्टी नहीं मिली। तो बोले यार ऐसा करो तुम काम चालू कर दो, मुझे बोल भेजे। अब मैं भी थोड़ा बहुत जानता था, ज़्यादा तो नहीं जानता था। चला गया टीम लेके। तो फिर अब इतना बड़ा एरिया, 200 एकड़ का एरिया, अब इसमें बोल दिया कि क्या करना है, जो करना है आप कर सकते हो, छोड़ दिया गया। समझ में नहीं आया क्या करें। अब शुरू में दीवार दिखी, बाहरी दीवार, तो सोचा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं कुछ। तो ऐसे ही कुछ शुरू में चित्र वित्र बनाना शुरू किए जी। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार हाँ और भी कुछ कर सकते हैं ऐसा करके। फिर लगा वहाँ पर ना संस्कृति और पुरातत्व विभाग दोनों उस समय एक साथ था। जी। तो इनके कैटलॉग आते थे। हाँ। कैटलॉग में बकायदा कहानियाँ पूरा अपनी पुरातत्व की जो जगह है ना, राजीव हो गया, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, शेरपुर हो गया, उसका पूरा डिटेल रहता था। बिल्कुल। तो उसको ऐसे ही बैठ के पढ़ रहे थे एक दिन जी। तो फिर भैया भी आए हुए थे, संडे को आते थे वो। तो बोले यार इसी स्टोरी पे काम करते हैं, इसको कॉमिक्स की तरह बकायदा दीवार पे एक एक स्टोरी को लेके अपन काम करते हैं। हाँ छापते हैं, तो लोगों को पता भी चलेगा क्या कहानी है छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल। तो उसको बकायदा पहले चित्रों में अंकित किए, एक एक स्टोरी को ऐसा कर करके एक कॉमिक्स की तरह पूरा बाहरी दीवार में देखिएगा आप, पूरा चालू किए हम लोग। राजीव की कहानी, बिल्कुल, और डोंगरगढ़ की कहानी, एक से एक कहानियाँ उनकी, उसी पे आधारित फिर धीरे धीरे वो काम करते गए। उसके बाद फिर लगा कि यार हाँ, अब लगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, काम तो कर सकते हैं। फिर कुछ और अंदर में लोक नृत्य पे आधारित मूर्तियाँ बनाए। जी। इस तरह से। और वहाँ पर ना बस्तर से बहुत अच्छे कलाकार आते थे, जो राष्ट्रीय लेवल के कलाकार थे। रॉट आयरन से मूर्तियाँ बनाते थे। बस्तर का ट्राइबल आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ पे बहुत सुंदर। तो वही सब मुझे देखने को मिला। बस्तर आर्ट पहली बार देखा मैं, बस्तर आर्ट बनाते हुए, लकड़ी से हो चाहे लोहा से हो, चाहे वो बांस वास वो सब कुछ यूज करते हो, सारा ईटा बांस। पूरा वहाँ पर जाने के बाद पूरा कलाकारों का माहौल मिल गया। बिल्कुल। मणिपुर से आए लोग, मणिपुर के कलाकार लोग आए, सबसे कुछ सीखने को मिलता। हाँ बस, तो दिन भर पूरा माहौल रहता था, रात में भी वही माहौल, मज़ा आता था खूब। 3-4 महीने ऐसे ही निकले। इस तरह से करते करते वो 6 महीने साल भर बीत गया वहाँ का काम करते करते। फिर बीच बीच में काम बंद हो जाता था। हाँ, और उससे अच्छा एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ खाने पीने भी मिल जा रहा है और कुछ पेमेंट भी मिल जाते थे और काम भी करने मिल रहा है। बिल्कुल। तो समझ में नहीं आ लगा यार, इसी में चलो करते रहते हैं, समझ में तो आ नहीं रहा। ग्रेजुएशन के बाद चिंता थी कि हाँ अब क्या करना है। तो अब चलो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पैसे भी मिल जा रहे हैं, काम करते रहो। कई बार 6-6 महीना घर में खाली बैठे हैं तो घर वाले चिल्लाते थे भाई कुछ करना है कि ऐसा करके समझ में नहीं आया। फिर आते थे संस्कृति विभाग में, सर कुछ काम दे दीजिए। तो कुछ दिनों का काम तो मिल जाता था, कोई चिंता की बात नहीं रहती थी। लेकिन फिर चिंता सताती थी कि यार इसमें लंबे समय तक जो है काम तो मिलेगा, पैसे वैसे की थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। आते थे पैसे ख़त्म हो जाते थे। सर ये आपके ग्रेजुएशन के समय की बात थी जब आप ये सारे काम करते थे। सर हमें ये भी पता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप ट्रेन्स और उन सब का, मतलब आपने बेसिकली स्टेशन में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे आप अपना मैनेजमेंट का आपका काम था। और उसी के साथ साथ जब आपको मौका मिला तब आपने मेक इन इंडिया का लोगो बनाया था और आपने बहुत सारी जगहों पे बनाया है। तो सर जब आप सबसे बड़ी मूर्ति बना रहे थे, अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो सर ने एक 65 फुट लंबी और 32 फुट चौड़ी मूर्ति भी बना रखी है। मेक इन इंडिया का पूरा लोगो बना रखा है, पूरी स्टैचू बना रखी है जो अपने आप में बहुत सुंदर है और बिल्कुल स्क्रैप से बनी हुई है और वो पूरी सर और उनकी टीम ने बनाई है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसके बीच के कुछ किस्से बताइए, वो काम कैसा गया, कितना समय लगा, उसके बारे में थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए। वही मैं जिक्र कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद जी 1 साल बैठकर तैयारी की, रेलवे में जॉब लग गए। हाँ। अब चूंकि कलाकार तो लग रहा था कि बन चुका हूँ, उस फील्ड में लगता था काम कर लिया हूँ।
तो वहाँ जाके स्क्रैप जो है ना, मुझे दिखता था स्क्रैप में कुछ कुछ कलाकृतियाँ दिखना शुरू हो गया था। हाँ। ऐसे ही फिर कुछ कुछ कलाकृति मैंने बनाना शुरू किया, तो फिर अधिकारी प्रोत्साहित करने लगे। इस तरह से फिर कुछ कुछ कलाकृति बनने लगी। फिर इधर उधर से डिवीज़न में और दूसरे अधिकारी बुलाने लगे, हमारे यहाँ आके बनाओ। जी जी तो ये रायपुर में फिर स्क्रैप यार्ड है रेलवे का, जी। खूब बड़ा रेलवे का स्क्रैप यार्ड है यहाँ पर। बिलासपुर से लेकर नागपुर तक का पूरा रेलवे का स्क्रैप आता है। वहाँ के अधिकारी थे एक नवीन सिंह साहब, वो बुलाए मुझे कि हाँ यार, हमको ये एरिया थोड़ा सा डेवलप करना है, कुछ कलाकृति बना के। तो पहले छोटी मोटी कलाकृति बनाना शुरू किए, बस्तर आर्ट वगैरह। फिर धीरे धीरे और एक दो स्ट्रक्चर बनाए। फिर दिमाग में ऐसी एक अच्छी टीम बन गई काम करते करते। फिर लगा कि टीम अच्छी बन गई, 8-10 लोगों की, तो लगा यार कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो साहब के पास जाके बात की, सर कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। तो वो तुरंत राजी हो गया, बोलो बनाओ। अब पहले दिमाग में आया क्या बनाए, समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय मेक इन इंडिया का नया नया लोगो लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। हाँ, वो टाइगर वाला, मैकेनिकल टाइगर वाला हाँ, वो आया था। वो बड़ा दिमाग में ना घूमता था, हर जगह वही दिखता था। जो सरकारी फॉर्म आते थे उसमें उसका Publicity स्टिकर। हुआ था हाँ, तो बहुत उसको लगा यार ये चीज़ बनाया जाए, ये चीज़ बनाया जाए ऐसा करके। तो बोले यार छोटा बनाएंगे तो दिखेगा नहीं। तो फिर पता कि ये कितना बड़ा बना है अब तक, सबसे बड़ा। तो साहब को पहले ज़्यादा बड़ा नहीं बताया हम लोग। हाँ बोले बड़ा बताएंगे तो मना कर देंगे। हाँ तो मैंने कहा सर 15-20 फीट का बनाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। अब मैंने जब ड्राइंग पे उसका काम शुरू किया, ड्राइंग में बनाना, जी फिर बात में मैं व्यू जाके देखता था कि इतना बड़ा विज़न देखता था मैं कि 15-20 फीट का बनेगा तो कैसा दिखेगा। हाँ। वो पहले ही कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। कोई चीज़ें जैसे बनता है अंदाजा बनाते लग ना, जाता हाँ है अंदाजा। बनाते बनाते। तो फिर मैं ट्रेन में बैठ कर भी देखता था कि यार यहाँ से ये चीज़ देखूंगा तो कैसा दिखेगा और कितना बड़ा दिखेगा। पेड़ को विज़न मान के देखता था, पेड़ इतनी हाइट का है तो समझ में आ जाता था। फिर समझ में आ गया मुझे कि 30-40 फीट से छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं। फिर नहीं बताया मैंने साहब को ये चीज़, और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से पहले 8-10 लोग टीम में थे, काम शुरू किए। फिर धीरे धीरे और ज़रूरत लोगों की लगी और पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे टीम में और लोग बढ़ते गए। फिर उसके हिसाब से लगा कि स्क्रैप ढूंढ के लाएं। बिल्कुल। वो स्क्रैप का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। हाँ। 50-100 एकड़ का एरिया है। अलग अलग वैरायटी रेलवे का जो स्क्रैप आता है रेलवे का उसमें स्क्रैप, मिलता इंजन है। का और मालगाड़ियों का स्क्रैप। गाड़ियों का स्क्रैप बिल्कुल। तो उसमें जो एक तो बेसिक ये था कि स्ट्रक्चर इतना बड़ा बनाना है तो पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो माथापच्ची बहुत दिनों तक चलता रहा कि कैसे उतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो फिर वो पजल सिस्टम याद आया मुझे, पजल जो हाँ एक करके सेट बिल्ड करके, हाँ, करते। जी build जी करते हैं। वो। हाँ, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना हम लोगों ने पहले खड़ा कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर वो पजल सिस्टम हम लोगों ने नीचे में बनाया उसका। धीरे धीरे फिट करना। हाँ, पहले एक puzzle बेस। 8-10 पहले नीचे ड्रॉ कर लिए, जमीन पर ही प्लेन जी। जैसा एरिया था। बिल्कुल। उसके बाद ना उसको पीस में ऐसा 10 टुकड़ों में हम लोगों ने बना लिया ऐसा। ओके। हाँ, नीचे ही बना लिया पूरा। अच्छा। गियर वेयर। अच्छा, हाँ, उसके हाँ। गियर भी मतलब अब उतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो गियर भी बड़ा बनाना गियर भी पड़ेगा। बड़ा बनाना पड़ेगा। तो गियर भी हम लोगों ने ऐसे ही नीचे अलग अलग गियर बना के उसको फिट किए। 10-10 फीट का, 15-15 फीट का गियर। सर कितना समय लगा बनाने में? उसको लगभग पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने? हाँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है उसको एक एक पीस को ऐसा क्रेन से फिट करते गए। हाँ, क्रेन से फिट करते गए। मतलब 100 200 किलो के गियर बनवाने पड़े हाँ, होंगे। वो तो करीबन 30 से 40 टन वजन है वो। ओह, 30 से 40 टन वजन। काफ़ी वजन है। वो लोहा तो वेट होना ही है उसका। सर इसी से मेरा नया सवाल निकल के आता है आपके लिए। सर जब एक आपके जैसा एक आर्टिस्ट जब कोई कलाकृति बनाता है, तो आपने जैसे ये कलाकृति बनाई है, इतनी बड़ी कलाकृति थी और ये एक इंसान के लिए बनाना लगभग नामुमकिन है। एक अकेला इंसान इतनी बड़ी कलाकृति नहीं बना सकता, भले इमेजिनेशन उसकी हो, मतलब बेस उसने बनाया हो, लेकिन फिर भी उसको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। तो सर आपकी भी एक टीम होगी, अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। कैसे उनके साथ आपके रिलेशंस थे और वो अपना काम कैसे करते थे? कैसा गया उनके साथ आपका समय कैसा बीता? बिल्कुल, वो मैंने बताया ना शुरुआत में, हम पहले वही डर था कि क्या बनाएं। जी। वर्कशॉप में बुला तो लिया था सर ने,
जी। तो वही मैंने एक दो लोगों का पहले हेल्प लिया, जो इंटरेस्टेड बंदे होते हैं वो खुद आ जाते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ कुछ छोटे मोटे कलाकृति बनाने लगा तो कुछ लोग आके जुड़ने लगे। फिर शुरुआत में हमने एक स्टीम इंजन बनाई। स्टीम इंजन, ओके। हाँ, एक ना केरोसिन की टंकी थी 20 फीट की। ओके। वो कई सौ कहा जाए 20-25 साल से पड़ा हुआ था, अच्छा। पेड़ वेड़ में ढका था, वो दिखता भी नहीं था। तो मैं और अधिकारी जो है घूम रहे थे तो दिखा अचानक से एक बड़ी टंकी, केरोसिन की टंकी। बोले यार ये देवांगन काफ़ी साल से पड़ा हुआ है, इसको कुछ बनाओ। तो टंकी को देखा तो लगा सर इसको तो स्टीम इंजन का शेप दे सकते हैं। हाँ। तो फिर उसको स्टीम इंजन का शेप जो है बाहर ला के दिए। वहाँ पर एक कैंटीन था, कैंटीन के बाजू में एक गार्डन डेवलप किए। बिल्कुल। तो पता चला वहाँ लोग स्टाफ को कि यहाँ कुछ कुछ चीज़ें बन रही है, हाँ। तो जिनको जुड़ना है आके जुड़ जाओ। तो ऐसे करके ना काफ़ी लोग आके, जो इंटरेस्टेड बंदे होते हैं ना, हाँ, कि यार हमको भी कुछ जिनके करना अंदर एक चाहिए। रुचि होती है करने की सिवा है। हाँ, तो वो ऐसे लोग आ गए खुद ब खुद। बिल्कुल। बोले सर हमको भी करना है साथ में काम। तो एक अच्छी खासी टीम बन गई हाँ। धीरे धीरे। तो पहले स्टीम इंजन बना लिए हम लोगों ने, जी। ऐसे कर करके कुछ ऐसा 10 फीट 15 फीट 20 फीट का कलाकृति ऐसे काफ़ी सारे 4-5 बन गए थे। उसके बाद लास्ट में मेक इन इंडिया का जो है हम लोग जब लगा कि हाँ अब टीम अच्छी बन गई है, अब कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, तो ऐसा करके बीच में कुछ लोग ऐसा हुआ कि अब लग रहा था कि उनको कि यार अब बहुत हो गया, तो आधे लोग छोड़ के भी चले गए, फिर कुछ नए लोग जुड़े। इस तरह से हुआ। कुछ लोग तो आज भी जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि आप जहाँ जाते हैं काम कर रहे हैं हमें भी ले जाइए, हम करेंगे काम। कुछ लोगों के अंदर एक अलग सी वो होती है, मतलब जज्बा होता है काम करने का। हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है कलाकारी का करने का, कई बार उनको अवसर ही नहीं मिल पाता। हाँ, मौके की बात है। हाँ, तो कई लोगों को ऐसा लगा कि यार हमको ही मौका मिल रहा है, तो बहुत लोगों को वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो लोग इंडिविजुअल ना खुद कई ठो छोटी छोटी स्टेचू बनाए वो लोग। हाँ, उनका इंडिविजुअल भी कई ठो अपना टैलेंट दिखाने के लिए अपनी तरफ से। तो उनको मेरे बहाने कई लोग ना ऐसे बहुत सारी कलाकृति बनाए वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हुआ, उनको कई अवसर भी मिले। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ हुई, कई लोगों से मतलब ऐसा टीम वर्क करने का एक अनुभव हुआ। हाँ, कैसे हैंडल करते हैं अपने लोगों सब। को हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके चक्कर में फिर लगा यार ये तो टीम वर्क ऐसा है कि इसमें कुछ और चीज़ें बन सकती है। बिल्कुल। तो काफ़ी कलाकृति इस तरह से बनाया हम लोगों ने। तो अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो ये मत समझिएगा कि सर ने सिर्फ एक लोगो बनाया है या कुछ कलाकृतियाँ बनाई है। सर ने 500 से भी ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो मैं आप सभी को दावा कर सकता हूँ कि उसमें से 60 to 70% कलाकृतियाँ सिर्फ सर ने ही बनाई होंगी, और उन्हीं के थ्रू वो पूरे इंडिया में जाती हैं। और हर जगह जितनी भी आप ट्रैवल कलाकृतियाँ देखते हैं या आर्टिस्ट के जो स्टैचूज देखते हैं वो सब सर ने ही लगभग बनाए होते हैं। मेरा कलाकारी बाहर जो जाता है वो रेलवे के एरिया में ही रहता है। हाँ। तो रेलवे एरिया में अगर दिखता होगा कुछ कलाकृतियाँ तो वो लगभग मेरा ही बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े स्केल में काम करने के लिए भी मैं आपकी टीम को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ लगे रहते हैं। और इतना अच्छा आप लोग बना रहे हैं। जो चीज़ों को लोग ऐसे फेंक देते हैं, उन चीज़ों का आप इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो देखने में भी अच्छा लगता है और वो अपने आप में एक पॉल्यूशन का प्रॉपर यूज़ है विदाउट उसको वेस्ट किए या उससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट किए। सर ये तो बात हो गई अपनी आपकी कलाकृतियों से रिलेटेड, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सेट डिज़ाइन और थिएटर करना दोनों बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो सबसे पहले सेट डिज़ाइन की तरफ ही चलते हैं सर हम। आपने एक बहुत बड़े कामों में से एक काम ये भी किया है कि 2007 में आपने जो नेशनल स्टेडियम था वहाँ के 250 मीटर लंबे स्टेज का भी आपने लाइट और साउंड का सेट डिज़ाइन किया था। तो उस समय का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि 250 मीटर लंबे स्टेज को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, वो वैसे ही था। हम लोग क्योंकि बड़े भैया भिलाई स्टील प्लांट में हैं जी, तो वहाँ पर भिलाई में जितने चौक चौराहों में मूर्तियाँ दिखती है वो सब भैया और मतलब मैं भी साथ में करता था। हाँ हाँ, तो लगभग वहाँ पे काम करते रहे चौकों पर। बिल्कुल। तो 2007 में ना 1857 की क्रांति का 150वां वर्ष था। 150वां वर्ष। हाँ, तो वहाँ के जो रंगकर्मी लोग थे वो
दिल्ली में एक बड़ा आयोजन इसी पे करना चाह रहे थे, लाइट हाँ। एंड साउंड का। लाइट एंड साउंड का। हाँ, तो उस समय ऐसा है कि उन लोगों की नज़र में हम लोग जो हैं मतलब मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, तो उनके जानकारी में थी बिल्कुल। ये लोग जो है सेट वेट का काम कर सकते हैं ऐसा करके। तो हम लोगों से संपर्क किया, तो बताया कि ऐसी ऐसी थीम है, इस पे जो है पूरे स्टेडियम को सजाना है, उस पर हम लोग प्ले करेंगे ऐसा करके। हाँ, तो ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, दिमाग में आया। तो फिर लगा इतना बड़ा स्टेज है, इसके लिए भी टीम वर्क चाहिए। तो बड़े भैया और मैं तो थे, बड़े भैया ही लीड कर रहे थे और मैं तो सहायक था उसमें। तो फिर उसके बाद और भी कलाकारों को हमने जोड़ा कि यार इतना बड़ा काम है जो है करना है ऐसा करके। तो फिर आसपास के सारे कलाकारों को एकत्रित किए। बिल्कुल। कुछ पहले तो थीम जैसा होता है ना कि क्या करना है, हाँ। वो आपको पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से सेट डिज़ाइन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1857 की क्रांति पर था, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या क्या चीज़ आप दिखाएंगे। हाँ। वो रंगकर्मियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो मंगल पांडे का सीन रहेगा, जो मेरठ वेरठ का सीन जी, है, जी, जी, जी। झांसी का रहेगा, और जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई हाँ। थी वो सारा सीन हम दिखाएंगे। तो फिर वो चीज़ दिमाग में आया कि मेरठ है तो मेरठ के जो किले हैं, जो उनसे रिलेटेड हाँ, चीज़ें हाँ, हैं हाँ। वो दिखाना पड़ेगा, झांसी का किला दिखाना पड़ेगा, लाल किला दिखाना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ जो है दिमाग में फिट हुआ। उनसे बैठ के प्लानिंग किए कि भैया ये चीज़ें रहेगी, या उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें बननी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बैठ के प्लान हुआ, तो कुछ चीज़ें लगा कि यहाँ से बन जाएगा, तो यहीं भिलाई में हम लोगों ने बनाया सेट, और कुछ चीज़ों को वहाँ जाकर असेंबल भी किया और नया चीज़ बनाया भी। नया चीज़ बनानी भी हाँ, पड़ती है। लगभग महीने भर का समय लगा था उसमें, और करीबन हम लोग 30-40 कलाकार जो है पूरी टीम बना के गए थे। हाँ हाँ, वो सर, जैसे हम लोग देखते हैं जो एक नॉर्मल स्टेज होता है थिएटर का हो गया, नहीं तो अगर आप मूवी भी शूट करते हो तो एक सेट होता है, और वो 10-11 मीटर का ही होता है एक सेट, और उसमें एक लिमिटेशंस होती है एक सेट डिज़ाइनर के पास। लेकिन जो आपके पास 250 मीटर लंबा स्टेज हो, तो मतलब आपको उस समय अपनी एक्सपेक्टेशन से भी आगे जाना पड़ता है, ताकि जितना अच्छा कर सको। उस समय एक ऐसी उमंग चल रही होती है हर इंसान के हाँ, वो अंदर। था ही। एक तो दिल्ली जैसे नेशनल स्टेडियम में हो रहा है, बिल्कुल। और वहाँ देखने कौन आने वाले थे? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे लोग वहाँ देखने आने वाले वंस इन थे। अ लाइफ टाइम वाला मौका होता है वो। हाँ, तो फिर लगा यार ये तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। तो वो फिर उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं था, जो हो सकता है अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास था। बिल्कुल सर। तो वो हमारी पूरी टीम ने मिलकर किया भी, बहुत शानदार काम था वो। बिल्कुल होगा सर। हाँ, अच्छा सेलिब्रेशन होता है वैसे में, जब देश के लिए कुछ करो तो अपने अंदर से जो देशभक्ति की फीलिंग आती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर, अब मैं आना चाहता हूँ आपके थिएटर के बेस पे, क्योंकि आपने बहुत सालों तक थिएटर भी किया है ना सर? थिएटर मैं भी करता हूँ, और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनको थिएटर करना है वो करते भी हैं। उसमें सबसे ज़रूरी एक नाटक में सेट ही होता है, क्योंकि सेट ही आपके बैकग्राउंड को डिफाइन करता है कि आप किस जगह पे हो, किस समय पे हो। सेट और लाइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उन सबको आप सेट डिज़ाइनिंग के बेसिक्स के बारे में कुछ बताइए कि एक सेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मेन होती है एक सेट में, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए उनको। हाँ, थिएटर का शौक तो था, जैसे मैंने बताया कि बचपन में जो देखता था मैं, बिल्कुल। तो वो दिमाग में था ही जी। कि ये सब चीज़ें करना है ऐसा करके। विगत अभी 3 सालों से ही थिएटर में जुड़ा हूँ मैं। हाँ। काफ़ी पहले से तो नहीं हूँ। हाँ, 2000 जब वो वही ग्रीष्मकालीन शिविर हम लोग कराते जी, थे ना, जी, तो जी। कुछ NSD के कलाकार लोग आके वहाँ पर मंचन वगैरह कराते थे। बिल्कुल। तो उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला था। जी जी जी। तो उस समय भी कुछ चीज़ें हम लोग तैयार करते थे स्टेज में। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी उस समय, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही काम कर लेते थे। तो फिर हाँ, वो मुझे जो मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से जो रंगों का ज्ञान था मुझे थोड़ा बहुत, तो उससे पता चलता था कि हाँ, यहाँ पर ये रंग होगा तो ये अच्छा दिखेगा, बिल्कुल। है ना। और तो बेस ये होता है कि कोई चीज़ अगर मंचन हो रहा है स्टेज पे, तो उसका बेसिक क्या है, क्या चीज़ होने वाला है मंच पर, उसकी कहानी क्या है, क्या चीज़ वो लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, कहानी पता होनी कहानी चाहिए। पता होनी चाहिए कि किस थीम। अगर वो माइथोलॉजिक कहानी है तो उस हिसाब से वो ऐतिहासिक सेट बनाना पड़ेगा। ब्राइट कलर्स होने हाँ, पड़ेंगे कलर वैसे हाँ। देने पड़ेंगे।
तो राजा राजा वाजा का पूरा सेट बनाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ दिमाग में रहता है। तो वो सब चीज़ें हुई। बिल्कुल। फिर 2018 में ना एक भिलाई में 21 दिन का एनएसडी का एक वर्कशॉप था, हाँ। वो मैंने अटेंड किया। अच्छा। हाँ, तो मैं थिएटर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता था, बेसिक चीज़ें क्या क्या मतलब कैसे प्ले होता है, कैसे होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता था, तो इसलिए भी मैं गया। तो वहाँ पर ना पूरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रशिक्षक लोग आए थे बताने के लिए, तो थिएटर का बारीकियाँ तो बताए ही, बिल्कुल। उसमें कुछ सर आए थे जो वही जो आप बता रहे लाइट म्यूज़िक और स्टेज के बारे में जो बताया वो लोग, जी। वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मुझे जानने को मिली। बिल्कुल। हाँ, तो वो वही चीज़ें वो लोग बताने लगे कि मैं अभी जो जिक्र किया कि पहला चीज़ हो जाता है कि कहानी क्या है, फिर उसके हिसाब से सेट तैयार करना है। तो बहुत कुछ उसमें आपका जो है लाइट काम करता है बिल्कुल। ना। आप अंधेरे में खड़े हैं तो लोग आपको देख नहीं पाएंगे, और लाइट ऐसा है कि इस सीन के हिसाब से लाइट का बहुत प्रभाव पड़ता है ना। कहीं धीम लाइट, कहीं ज़्यादा लाइट, वो सीन के हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है। और वही सब चीज़ें हैं। और बेसिक चीज़ें अगर आपको मंच से रिलेटेड है तो वो आपको थोड़ा सा रंगों का ज्ञान होना ज़रूरी हो जाता है, तो रंगों का ज्ञान है। और बाकी चीज़ें तो आप जब तक थिएटर करेंगे नहीं, प्ले में नहीं जुड़ेंगे, तो आपको चीज़ें नहीं पता चलेगी। केवल आपको बोल दिया जाए स्टेज सजाना है और थीम दे दिया जाए, जैसे मैं पहले बोलते थे, तो वो चीज़ अलग होता था। लेकिन जब मैं थिएटर से जुड़ा, प्ले करने लगा ना, जी। तब मुझे बारीकियाँ समझ में आई कि क्या और भी चीज़ें होनी चाहिए ऐसा करके। बिल्कुल। वो थिएटर से जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। सेट सजाना और सेट बनाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है देखा जाए तो। अंतर ये है। सेट सजाना माने कि आप हार्ट लगा दिए, कुछ लगा दिए वैसा, लेकिन जब सेट बनाना होता है तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ता, उसका लाइटिंग देखना पड़ता, उसका बेस एक बेस। पूरा बनाना पड़ता है बिल्कुल। सेट डिज़ाइनर को। सर, जैसा अभी आपने मेरे को कहा कि आपको एक सेट डिज़ाइन करने से पहले आपको थिएटर से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एक थिएटर में होता क्या है तो आप एक सेट अच्छा- डिज़ाइन कैसे करोगे। एक अच्छा अगर आप स्टेज में एक अच्छा स्टेज सजाना चाहते हैं, कि स्टेज मतलब स्टेज में कुछ अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि थिएटर से आपको जुड़ना चाहिए। और जब तक आप उन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे कि प्ले कैसे होता है और किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जी। तो वो जुड़ने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि और क्या क्या चीज़ें उसमें बारीकियां जो है आप दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अभी बोला कि मैंने 3 साल पहले ही थिएटर करना शुरू किया है, हाँ। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि कलाकृति तो आप इतने सालों से अपने बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ नया ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने जब थिएटर शुरू किया था तो मुझे एकदम अलग सी ही फीलिंग आती थी, मेरे में अलग खुशी चलती थी। वैसे ही आपके में कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पहले से ही आर्ट से एक कनेक्शन था, तो आप जल्दी ग्रैस्प कर पाए थे कि आपको मुश्किल पड़ी? कैसा लगता था आपको उस समय, फीलिंग्स कैसी आती थी? थिएटर ने ना 3 साल में मुझे बदल दिया पूरा। हाँ, मैं पहले क्या है, केवल मैं कलाकृति बनाता था, अपने में ही खोया रहता था। जी। मुझे आसपास में क्या गतिविधियाँ हो रही है ये मुझे कोई लेना देना नहीं रहता था। हाँ, तो अच्छा, मुझे ये भी जैसे अभी नॉर्मल हम लोग बात कर पा रहे हैं ना, ऐसे मैं बात भी नहीं कर पाता था। मैं काफ़ी डरता था लोगों से मिलने में, ये करने में। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम जब वो वर्कशॉप हुआ एनएसडी का, जी। तो सर लोग ऐसे सामने लाके कुछ एक्टिविटी करने बोलते थे, तो थोड़ी हेजिटेशन होती थी। जी। जी। अच्छा, और दिक्कत क्या थी कि उस वर्कशॉप में सारे लोग 19, 20, 21, 22 साल के एज के थे और सबसे बड़ा मैं था। तो लोग ये भी सोचे कि यार ये तो बहुत बड़ा कलाकार होगा, आया हुआ है तो और फिर काम देखने लगे तो देखिए यार ये तो कुछ नहीं आता तो ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगता था मुझे। दिमाग थोड़ा सा थिएटर में आने के बाद थोड़ा सा खुल गया है लोगों से, जैसे आपसे मिलता हूँ
जी तो आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का बिल्कुल। तरीका, आप कैसे इंसान हैं, जी ये सब चीज़ें ना थिएटर में आने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ, सर। तो बहुत खुल जाता है आपका दिमाग जो है। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए कि कोई भी क्रिएटिविटी करने के लिए आपको अपने बैकग्राउंड को समझ के उसको देख के उसके हिसाब से ही बनाना पड़ता है। तो हाँ, मेरे हिसाब से आपके थिएटर- लिए भी एक बड़ी हेल्प हुआ होगा थिएटर वही है कि आपके जो दिनचर्या में शामिल है ना, जी उसको ही आप जो स्टेज में करते हो वही वही थिएटर। असली थिएटर है। बिल्कुल सर, तो वो कहाँ से मिलेगा? लोगों के बीच से मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं तो आज जब ट्रेन में बैठता हूँ ना, जी सर। तो लोगों को एक एक को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे। अचानक से जो बीजेपी कांग्रेस वाले आमने सामने बैठ गए ना, तो उनका लड़ाई हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब एक बोल दिया कि कांग्रेस के खिलाफ है, तो तुरंत बढ़ जाता है। तो वो सब बिल्कुल सर। सीन ना एक से एक सीन देखने मिलते हैं। खूब मजा आता है। फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाता है हाँ, उसमें। तो ये सब चीज़ें ना खूब, अब ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने लगा, देखने लगा, तो वो अब मज़ा आने लगा है वो सब चीज़ें। मैं तो कहता हूँ लोगों को थिएटर से ज़रूर जुड़ना चाहिए, भले वो कुछ समय के लिए जुड़ें, लेकिन आपके ना लोगों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। कुछ सीख के ही जाएंगे जब भी आएंगे, हाँ, वैसा वाला मतलब है। पहले हमारे दिमाग में चलता है, एक ही बार में लोग को हम सोचते थे कि ऐसा है। जी जैसे हर से मिले, आपने अचानक से गुस्सा रिएक्ट कर दिया किसी पे, अचानक आपका मूड उस समय का अलग है, बिल्कुल। आपने गुस्सा दिखाया, तो हम दिमाग में क्या बैठा लेते थे, अरे यार हर्ष अच्छा आदमी नहीं है, वो तो बड़ा गुस्सैल बंदा है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल लेकिन नहीं, वो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अभी आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो ना, वो आपकी परिस्थितियों पे डिपेंड करता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें थिएटर में आने से पता चला कि लोगों को आप एक बार में नहीं जान सकते। आप जितनी बार मिलोगे ना, लोग आपसे अलग अलग टाइप से मिलेंगे। हर बार किसी ना किसी का मूड हाँ, अलग हाँ। होगा, वैसे वाली वो बात है। बहुत नज़रिया मेरा बदल गया 3 सालों में ना, काफ़ी कुछ बदला है सर थिएटर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। आपको कुछ बेनिफिट हुआ, सबको होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप ही के जैसे जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, जी। लेकिन उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, उनको उस चीज़ का डर है कि ये करेंगे तो लोग ऐसा बोलेंगे, घर वाले वैसा बोलेंगे। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैमरे को एक बार क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे जो करना चाहते हैं वो करें? जैसे आपको कलाकृतियाँ करना था, आपने किया, आपको थिएटर भी करना था और आज आप थिएटर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑडियंस को ज़रा कुछ बताएं। मैं नए जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कलाकारी एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, थिएटर हो, इसमें आपको केवल यही करना है, वो तो ठीक है। थोड़ी सी आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप काम करिएगा, क्योंकि कलाकार जो है केवल कलाकारी करते रहता है, बाद में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब हो जाती है, और वो फिर सारा मैक्सिमम कलाकारों का यही है कि वो जब अच्छा खासा कलाकारी चलता रहता है बिल्कुल। तो वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वो एक आर्थिक स्थिति में जब पिछड़ते हैं तो उनकी कलाकारी छूट जाती है। बिल्कुल तो थोड़ा सा उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि आपकी कहीं ना कहीं आर्थिक जो स्थिति है उसको आप संभाल के रखिए, उसके बाद आप काम कीजिए। बिल्कुल सर। ये चीज़ें एक हो गई। और दूसरा आपका सबसे बड़ा होता है शरीर का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर आपका धोखा दे दिया तो कोई साथ नहीं देगा, परिवार वाले भी एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा बेसिक चीज़ें हैं, वो है आपकी पढ़ाई। बिल्कुल हाँ, आपकी पढ़ाई जो है वो सब सर्वप्रथम है, उसके बाद आपको जो करना है करिए, बिल्कुल सर। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो एक टाइम के बाद कोई भी आपको भटका देगा। और क्योंकि कलाकारी से तो पेट भरता नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। है ना। हाँ, मैं भी आज इतने काम कर पाया ना, ये मेरी नौकरी है, इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ। कई लोग बोलते भी हैं कि नौकरी में फंस जाते हैं, लेकिन नौकरी तो केवल 8 घंटा है, उसके बाद तो आपके पास समय है। वो आपके पास एक बेसिक चीज़ है, आपके पास पैसा घर आ गया तो आप करिए जी जान लगा के। ये बहुत ज़रूरी बात कही है सर ने कि काम में तो आप अपने दिन का सिर्फ 8 घंटा दे रहे हैं, बाकी के 16 घंटों का आप क्या करते हो सिर्फ आपके ऊपर है। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ें सर हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन जैसे हैं, क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ अपने जो उनका पैशन है, जो करना चाहते हैं उस चीज़ को भी वो साथ में ही कर रहे हैं। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पढ़ाई करें,
साथ साथ आप अपना काम भी करें, और मतलब जो आपको करना है वो आप करें, लेकिन पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें और सर जैसे अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि सर अभी ये जैसा हमने बात की कि पढ़ाई करना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक को पढ़ाई करना ही चाहिए, तो सर आपने किस सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई की थी और आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है? हाँ, मैं जब 10th पास हुआ जी उसके बाद हम जिस जिस जगह पे रहते थे वहाँ का माहौल ऐसा था कि टेक्निकल फील्ड में कुछ ITI या डिप्लोमा करो और नौकरी लग जाओ। तो 10th के बाद भैया बोले कि ITI कर लो फिर नौकरी लग जाएगी। ITI हाँ। कर लिए जाके, हाँ। फिर 12th किया उसके बाद। अच्छा। हाँ, फिर जॉब वॉब तो लग नहीं रहा था तो चलो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, BA में ग्रेजुएशन कर लिए। हाँ जी। फिर उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही थी तो बोले अब क्या करें। तो भैया एक्चुअल में ना बड़े भैया जो है मेरे, जी जी जी। वो 15 से 20 सब्जेक्ट में MA किए हैं। हाँ, अभी PhD कंप्लीट हुआ उनका। तो ना उनके किताब जो है रखे रहते हैं घर पे, तो वो मैं देखता था अच्छा ये पढ़े हैं तो मैं भी फॉर्म भर देता था MA में ये करना है। उनके फिर 3-4 सब्जेक्ट में मैंने भी MA कर डाला। चलो उनका किताब रखा उसी को पढ़ के मैं भी पास हो जाऊंगा ऐसा करके। 15-20 सब्जेक्ट मतलब सर? हाँ, उसमें MA किए हैं, अभी PhD कंप्लीट किए हैं वो, और अभी वर्तमान में वो ललित कला अकादमी के सदस्य हैं। ओके। हाँ, और छत्तीसगढ़ से इकलौते हैं। वाह सर, बहुत बड़ी बात है वो। हाँ वो सर आप कलाकृति करते हैं, आपके बड़े भाई कलाकृति करते हैं, तो आपके परिवार बैकग्राउंड में और कौन कौन ऐसे हैं जो इस तरह की कलाकृति और ऐसे मतलब आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट से जुड़े हुए और ऐसे काम करते रहते हैं? परिवार में तो कलाकृतियों में बड़े भैया ही हैं जो पहले थे जी। सबसे पहले कलाकार। बिल्कुल। उसके बाद ना वो हुआ ये था, वो चावल के दाने पे कलाकृति बनाते थे भैया। अच्छा। हाँ, हाँ, वो पहले छोटे शुरुआत छोटे में में लिखते जो है हाँ, ऐसा। चित्र वगैरह बनाते थे। हाँ जी। भगवानों के चित्र, ओहो। झंडे। तो एक बार हुआ था कि चावल का दाना कुछ चित्र था, वो हाँ। मेरी बड़ी बहन जो है जी। मतलब बड़े भैया के बाद वाली, हाँ जी। जो अभी नागपुर में रहती हैं, वाह। तो वो उनसे टूट गया। तो वो डर के मारे क्या करे, उसमें झंडे बने हुए थे कुछ अच्छा। 10-15 देशों के झंडे उसने पेंटिंग से बनाए थे भैया बाप ने। रे। तो उसने डर के मारे बनाना शुरू किया। हाँ। तो उसने 74 देशों के झंडे बना दिए बहन ने डर के मारे। बाप रे, 74 देशों के झंडे। हाँ, तो वो फिर उनको भी पता चला कि अरे ये भी कर सकते हैं, तो वो भी चावल वगैरह के दाने पे बनाते थे। पहले काम किए हैं, पारिवारिक समस्या की वजह से उन्होंने छोड़ दिया कलाकारी। जी, कुछ जी। प्रदर्शनी वगैरह भी उनकी लगी, तो वो हो गया। और मैं तीसरा, 3 ही लोग हैं जो कलाकार हैं, बाकी ऐसे और कोई नहीं है। सर एक परिवार में 3 लोग जो इतना कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, अपने लिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब एक घर के 3 बच्चे और तीनों एक से एक ऐसे 5 वाली हैं, बात है। 2 भाई 3 बहन। हाँ। तो वो 2 बहनें जो है वो नहीं करती कलाकारी। हाँ। बाकी हम अभी फ़िलहाल एक्टिव हम दोनों भाई हैं। बिल्कुल। बहन का भी पारिवारिक वजह से छूट गया उनका कलाकारी। थोड़ा बहुत होता ही है प्रॉब्लम। हाँ, वो एक समस्या थी। सर प्रॉब्लम एक और चीज़ में होता है, वो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अभी हाल ही में थिएटर शुरू किया, 3-4 साल में हम सबको पता है कि एक्सपीरियंस लाना बहुत मुश्किल है। मैं भी बहुत समय से कर रहा हूँ, पर बहुत एक मतलब कैसा कह सकते एक बहुत बड़ी फील्ड, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है थिएटर अपने आप में। तो जब आपने थिएटर शुरू किया था तो आपको क्या परेशानियाँ आई थी थिएटर करते समय, कैसे प्रॉब्लम्स होते थे? हाँ, तो वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया। जी। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि वो भिलाई में कोई थिएटर करता है, इसकी अच्छा। जानकारी नहीं थी मुझे। हाँ। तो वहीं पे पता चला, कुछ बंदे जो हैं भिलाई में रहते हैं, वो बोले हम लोग भिलाई में थिएटर करते हैं। वो कुछ 1-1.5 साल से कर रहे थे वो। जी जी। 1-1.5 साल से वो लोग जो है भिलाई में रहकर कुछ प्ले वगैरह किए हैं, ऐसा जी। बताया उन्होंने। वही भिलाई के जो कुछ साथी थे हमारे। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मुझे भी जुड़ना है तुम्हारे साथ, मुझे भी प्ले वगैरह करना है। तो बोले भैया ठीक है आ जाइए। तो वहाँ पर मैडम थी, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होके आई थी, सिग्मा उपाध्याय मैडम। तो फिर उनके पास मैं गया। बिल्कुल। हाँ, तो पहले ही दिन कुछ फिजिकल एक्सरसाइज चल रहा था। मैं जैसे ही पहुँचा, बोले आप खाना खा के आए हो? मैं बोला नहीं। बोले रनिंग करना है। दौड़ा दिया मुझे, 4 चक्कर दौड़ा दिया। मैं बोला यार ये क्या थिएटर है, 4 चक्कर दौड़ा दिया।
सिग्मा मैम मेरी भी मैम है और उनके तरीके कुछ अलग ही लेवल पे है, ऐसा कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही सब बैठे ज़मीन पे, जी तो फिर इस तरह से बताया कि कुछ नया प्ले तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल। उसकी कुछ तैयारी चल रही है। तो फिर ऐसे ही उनका थोड़ा सा तरीका अलग है, वो ना कहानियों पे काम करते हैं। जी कोई बिल्कुल। पहले से तैयार वाला ड्रामा नहीं होता। हाँ जी कहानियाँ सब कहानियाँ हम लोग पढ़े, फिर उसी कहानी को लेके प्ले तैयार किए बातें करके। बातें, हाँ हाँ। जी। तो फिर बातें तैयार का बोले ऐसा ऐसा जो है इसमें इतने इतने लोग रहेंगे, जी ये रोल ऐसा ऐसा किया जाएगा। बिल्कुल। तो वो ऐसा फिक्स नहीं होता कि यही वो रोल करेगा, वो एक एक को ना ऐसा सामने ला ला के वो पढ़ने बोलती है, उसके बाद वो करके देखेंगे कौन उस पर शूट कर रहा है, जज रहा है, हाँ, कौन जज जज रहा रहा है। है वैसा। तो इस तरह से ऐसा करके, तो मैं सबसे पीछे था, मुझे तो डर लगता था सामने जाऊंगा तो बोलूँगा क्या, मैं सबसे पीछे चुपचाप बैठ रहता था। तो सारे लोगों को कैरेक्टर मिल गया। जी तो फिर बोले, फिर मैं सोचा यार कुछ छोटा मोटा बैक स्टेज में कर लूँगा, चल जाएगा। तो फिर उसमें एक लीडर, उसमें एक कहानी में, जी क्योंकि वो बातें जो है वो एक कौन सी कहानी पे है, उसमें एक लीडर जो भड़काने वाला लीडर होता है, जी। पीछे से भड़काता है वो, हाँ उस लीडर की ज़रूरत थी। तो मुझे ट्राई किया गया, आप बोले ये पढ़ के दिखाओ। हाँ तो उसमें थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी, हाँ। तो बोले ये ठीक है इसके लिए। तो मुझे क्या समस्या थी, मुझे याद नहीं होता लाइनें, है ना, वो पता नहीं मंच का डर था कि क्या चीज़ का सबके डर था। साथ होता है हाँ, वैसा। तो मुझे याद नहीं हुआ, जी आखिरी दिन तक याद ही नहीं हो रहा मुझे। खूब डांट पड़े, बोले इतने बड़े हो गए और डांट याद नहीं हो सकती एक लाइन, ऐसा वैसा खूब डांट वाट पड़ी। चुपचाप सुनता था, बहुत प्रयास किया, उसको 100 बार लिख के याद कर रहा हूँ तो भी याद नहीं हो रहा है, तो समस्या क्या है। तो इस तरह से फिर आखिरी दिन जब प्ले हुआ ना, जी। फर्स्ट प्ले जब हुआ, उसके 2 बार हम लोग, एक तो भिलाई में किए, एक रायपुर में एक किए। रायपुर में किए। हाँ, तो मुझे क्या पीछे तरफ ऐसा स्टेज तरफ देखना नहीं था, इधर देख के बोलना था उस जी। लाइन को। तो मैंने लिख के रखा हुआ था और उसको देख के मैंने बोला। ये चीज़ मैंने नहीं बताया था, मैंने चुपचाप कर लिया ये चीज़। फिर दोबारा जब, अच्छा, वो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि मैं स्टेज पे कुछ कर सकता हूँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल। हाँ। फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस काम आया। फिर जी। दोबारा जब हम लोगों ने रायपुर में किया ना उसको, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको। फिर समझ में आया कि ये स्टेज का थोड़ा सा डर था कि वो याद नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आई। जी अच्छा, अच्छा मैडम तो थोड़ा सा वहाँ से सीख के आई थी, मध्य जी, प्रदेश जी, स्कूल ऑफ जी। ड्रामा से, तो बिल्कुल। उनको थोड़ा अनुभव भी था प्ले व्ले का, कैसे करना है, कैसे जी। मैनेज करना है। तो वो चीज़ें, क्योंकि उनके पिताजी विभास उपाध्याय सर हैं, पाशुपाध्याय वो सर पहले से थिएटर करते थे। बहुत। हाँ, तो मतलब वो पता था कि कहाँ जी। क्या चीज़ें कैसे। एक भिलाशल प्लांट की तरफ से एक वो भी दे दिया गया था रिहर्सल के लिए जगह, हाँ वो सारी चीज़ें मिल गई थी, है ना। तो जी। वो सब चीज़ें हो गई। एक बार और हम लोग, एक और हमारे मित्र हैं रितांग शर्मा, मध्य जी। प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होकर वो भी आए। तो उनसे पहचान नहीं थी, हम लोग ऐसे ही दूसरे नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। बिल्कुल। उस समय सत्य नाट्य संस्था की तरफ से करते थे हम लोग। जी ध्रुव स्वामिनी एक प्ले कर रहे थे, हाँ तो उसको मथुरा लेके जाना था। जी तो वहाँ फिर उसके बाद सिग्मा मैडम जो है रायपुर आ गई और किसी किसी काम में व्यस्त हो गई, तो हम लोग दूसरे संस्था से जुड़ गए, सत्य नाट्य संस्था से। जी उसके साथ फिर हम लोगों ने, वो ज़्यादातर ना मैथोलॉजी प्ले करते थे। ध्रुव अच्छा। स्वामिनी किया हम लोगों ने, महारथी किया। हाँ जी तो अच्छा, उसमें मुझे वहाँ पर मंच सजाने का अच्छा मौका मिला। अच्छा। हाँ वहाँ पे महल हल के वो हाँ, चाहिए वो होता है, मैथोलॉजी सब प्ले लगता था। है। तो मैथोलॉजी प्ले है तो तुरंत मेरे दिमाग में सेट हो जाता था कि सेट जो है ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। कुछ चीज़ें हम लोग स्क्रैप से उठा लेते थे। हाँ, ये चीज़ें ना मेरे काम का जो है फ़ायदा ये बातें में भी मिला। अच्छा। बातें जब हम लोग कर रहे थे ना, तो उसमें बिल्कुल। कुछ जेल वेल का सीन था। हाँ हाँ
तो मैडम ने बताया कि ऐसा ऐसा हमारा सेट रहेगा, तो मेरे मुंह से तुरंत निकल गया कि वो तो मैं बना सकता हूँ। तो बोले ठीक है बनाते हैं। वाह सर। तो वो तुरंत एक कार्डबोर्ड वगैरह खरीद के लाया मैं, हाँ और ग्राइंडर मेरे पास घर पे है ग्राइंडर, जी, जी, मैंने जी। उसको तुरंत ड्रॉ किया और ग्राइंडर सेट से सेट काटे काट वाटे दिया। वो तुरंत सेट तैयार हो गया। हाँ, फिर लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, मेरे लायक काम है ये सब। फिर मैंने वाह। बोला मैडम स्टेज का काम जो है मैं देख लूँगा। वाह। बोले ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ना स्टेज का काम देखा था वहाँ पर, और बाकी सबका हेल्प लेके इस तरह से हम लोगों ने एक बढ़िया स्टेज वहाँ पे तैयार कर दिया था। तो सर, जेल वेल का आपने- सेट जो है, जी सर, आपने इन 3 सालों में लगभग कितने नाटक किए हैं? मतलब टोटल नाटक 7-8 हुआ होगा। जी। और कुछ नाटक रिपीट भी हुए, जैसे अच्छा। बातें 2 बार की हमने, जी, जी, जी। गुरु स्वामिनी 2 बार, जी और एक परपंच अभी लास्ट जनवरी फरवरी में किए थे, वो 2-3 अच्छा। गाँव में जाकर किए। जी। हाँ, तो कुछ नाटक जो है रिपीट हुआ है, और इस तरह से टोटल 7-8 नाटक हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जी। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ज़रूर चाहता हूँ हम एक बार फिर से मिले, एक और इंटरव्यू करें और ज़रूर एक साथ फिर से बात करें। और आपका काम बिल्कुल लाजवाब है सर, आप बिल्कुल करते रहिएगा, और इससे भी बड़ी बड़ी स्टैचूज़ बनाइएगा और देश में बिल्कुल अपना नाम रोशन कीजिएगा। आप सभी का भी थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।